अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किस तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें इजाफा किया जाए, एक प्लान की मंजूरी दी है और इस प्लान में यकीनी तौर पर जो ऑलरेडी लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं सालाना, उन पर भी ऑफ कोर्स तैयारी है कि मजीद बोझ डाला जाए, मजीद एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ भी सीरीज ऑफ मेजर्स का यहाँ पर जो स्टेप लेने की बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस माली साल का जो टैक्स का सालाना हदफ है वो 12,970 अरब रुपए है, जो कई इंडिपेंडेंट माहिरीन है उनका ख्याल है कि IMF के कहने के ऊपर हमने ये टारगेट रख तो लिया लेकिन शायद इसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है और अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो डिटर्मिन्ड हैं कि किसी तरीके से ये टारगेट अचीव हो। और उसके लिए शहबाज इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि किस तरीके से जो FBR के चेयरमैन थे उनकी भी छुट्टी हो गई, या इतना दबाव था उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी या इस्तीफा देना पड़ा। फिर उनकी जगह पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अपना एक फेवरेट DMG का बंदा लेकर के आए और अब उन्होंने वो प्लान उनके सामने रखा है। तो क्या है इस प्लान में? डू यू थिंक कि जो प्लान का खाका अभी तक सामने आया है, कल एक स्टेटमेंट भी सामने आया था, उसके बाद जो टारगेट है हमारा सालाना, हम उस तक पहुंच पाएंगे? बट या अगेन ये एक एम्बिशियस प्लान है गवर्नमेंट का। कामरान, पहली बात ये कि जो साबिक चेयरमैन FBR थे अमजद ज़ुबैर टवाना, उनकी छुट्टी इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने को टैक्स अपना हदफ जो है हासिल नहीं किया था, बल्कि इस माली साल का जो पहला महीना था जिसमें FBR का जो टैक्स का टारगेट था, अपने टारगेट से वो 4 अरब रुपए ज़्यादा ही इकट्ठा करके गए थे। उनको इस हद तक फोर्स कर दिया गया था कि वो रिटायरमेंट ले लें और उसकी पॉलिटिकल वजूहात ही बजाय कि उस चीज़ का उनकी कोई परफॉर्मेंस है उससे कोई ताल्लुक हो। उसके बाद राशिद लंगरियाल साहब को चेयरमैन FBR लाया गया, तो उस वक्त ये बात एक मजाक में कही गई कि लंगरियाल साहब कुछ भी करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर उस तरीके से उस पर एतराज़ नहीं करेंगे जिस तरह वो टिवाना साहब की वर्किंग के ऊपर एतराज़ करते थे। तो यही एक फ़ायदा भी हुआ है उस चीज़ का FBR को कि जो प्लान कल या बल्कि थर्सडे को ये प्लान प्राइम मिनिस्टर को पेश हुआ था, जिसकी मंजूरी उन्होंने दी, असूली मंजूरी दी है। तो उसमें जो जो चीज़ उन्होंने मांगी उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मंजूरी दे दी, सिवाय एक चीज़ के जो एक उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक उन्होंने सांप की एक कहानी वहाँ पे बताने की कोशिश की, तो उसको इतना उसको इंटरटेन नहीं किया गया। उस बात को उन्होंने इक्वेट किया जो इस वक्त FBR है उस सांप के साथ जिसका जहर ख़त्म हो चुका है, और उसकी खैर उनके अपने रीजन थे उन्होंने क्यों ये इक्वेशन दी और क्या उनका बैकग्राउंड था। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट के जो FBR का सालाना हदफ है 12,970 अरब, जैसे ही हदफ ये डिटर्मन हुआ था हमने उस वक्त कह दिया था कि ये गैर हकीकी हदफ है, ये हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए कई किस्म के जो मिनी बजट्स हैं वो लाना पड़ेंगे। उस वक्त हुकूमत का ये दावा था कि हमने बजट में तकरीबन 1550 अरब रुपए के रेवेन्यू जो है वो मैयज़ लिए हैं, नए टैक्सेस इम्पोज किए हैं। फिर 27 या 28 जून को जब बजट पार्लियामेंट से पास हुआ तो उससे पहले फिर हुकूमत ने कुछ तकरीबन 200 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू मैयज़ लिए। लेकिन अब जो चीज़ प्राइम मिनिस्टर को पेश हुई है उसमें एक चीज़ नाज़रीन अब सामने आई है कि तकरीबन 450 अरब रुपए का एक जो होल है वो FBR को फेस करना पड़ रहा है। ये इसके बावजूद कि इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर को भी बताया कि 1345 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए। जो पहले बात हो रही थी कि 1550 अरब रुपए से लेके तकरीबन 1800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए। अब प्राइम मिनिस्टर को यह बताया गया कि एक्चुअल जो वैल्यू है इन नए टैक्सेस की वो 1345 अरब है और तकरीबन 1865 अरब रुपया ऐसा है जो FBR को कलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली महंगाई की वजह से और जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से। तो इन दोनों को जब जमा भी कर लें तो 450 अरब रुपए का एक होल सामने आ गया है जिसका FBR को सामने। ये वजह कि आप देख रहे हैं कि अगस्त का भी जो हदफ है वो हासिल नहीं हुआ और सितंबर के बारे में भी बड़ा वाज़ेह कहा जा रहा है कि सितंबर का जो टैक्स का हदफ है FBR का तकरीबन वो मिला के सारा जो शॉर्टफॉल है वो 1200 अरब रुपए के करीब है और आज तक 500 अरब रुपया भी इकट्ठा नहीं हुआ। हार्डली 10 दिन बाकी हैं महीना खत्म होने में। तो ये जो 450 अरब रुपए का होल सामने आ गया, इसको फिल करने के लिए अब जो नए इकदाम हैं वो प्रपोज किए गए हैं। कामरान, बिल्कुल वो जो ड्रास्टिक मेजर्स की बात करें, लेकिन मेरा जो सबसे आम सवाल है, जाहिर है कि जब बजट आता है
तो उसमें बजट डॉक्यूमेंट के ऊपर भी जो भी जमा तफरीक की होती है कि इतने हमारे रेवेन्यूज होंगे, इतने हमारे अखराजात हैं, उसमें तो उन्होंने क्या पूरा नहीं किया हुआ था 12,970 अरब रुपए? क्या उस वक्त इनको नहीं पता था कि ये अभी तो ये साल शुरू हुआ है कि 450 अरब रुपए का यहाँ पर एक आप कह रहे हैं कि खोल आपको नजर आ रहा है, एक कितना बड़ा गैप है? तो क्या जब बजट मेकिंग सारी एक्सरसाइज हो रही थी उस वक्त क्या इनको पता था या नहीं पता था? इनको बिल्कुल पता था, बल्कि मेरी जो बजट की स्टोरी थी उस दिन मेरी स्टोरी ही यही थी कि अनरियलिस्टिक टारगेट क्यों है। एक तो आपने इतने मैसिव रिकॉर्ड नए टैक्सेस लगाए, उसके बावजूद भी ये टैक्सेस इतने काफ़ी नहीं है कि 12,970 अरब रुपए तक एफबीआर को लेके जा सके। यही वजह है कि जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल यही किया था, जिसको उस वक्त उन्होंने बड़ी नागवारी का उस सवाल का उन्होंने एक उस पर इजहार किया था कि जी आपने तो पहले से अपना जहन बना लिया है, हम जो बात 13 जून को कर रहे थे और 12 जून को हमने लिख दी थी वो बात आज साबित हो गई है कि ये जो टैक्स टारगेट था और है ये अनरियलिस्टिक है। ये आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स नहीं लेंगे। और ये जो सारा प्लान बना है उसका मकसद ही यही है कि आपने ये जो होल सामने आ गया है इसको फिल करना है। और ये चीज प्राइम मिनिस्टर को बताई गई है कि उन्होंने कहा, पीएम की तरफ से दो बातें कल बड़ी वाज़ेह उन्होंने परसों कही। नंबर 1 उन्होंने बोला जी कि कोई नया मिनी बजट स्टेज के ऊपर मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो ये एक चीज क्लियर हो जाए, तैयारी हो रही है बट उन्होंने कहा जी मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो आप इन्फोर्समेंट मेजर्स भी लेके आए हैं, ऑल्दो उन्होंने असूली तौर पर उसकी मंजूरी दी, उनके जो बाकी आपको जहां जहां से मंजूरी चाहिए वो आप ले लें, उन्होंने कहा इसके लिए अभी तक कानून इस स्टेज के ऊपर कोई कानून में तरमीम ना करें और कोशिश करें ये सारे काम आपको बगैर कवानीन में तरमीम करके आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर करें। लेकिन इसमें एक जो चीज आपको पता है कि IMF के प्रोग्राम में ऑब्वियसली हम जाने वाले हैं, पहले भी थे, IMF बड़ा माइक्रो मैनेज करता है। तो जब हम ये बजट दे रहे थे, ये टारगेट दिया था हमने, तो क्या IMF के साथ भी तो हमने पूरी एक स्ट्रैटेजी शेयर की होगी? तो IMF ने भी पॉइंट आउट नहीं किया कि ये जो आपने हदफ रखा है या जहां जहां से आप पैसा लाना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा? या IMF को सिर्फ ये गर्ज था कि नहीं आप मैक्सिमम एम्बिशियस टारगेट रखें, कहां से पूरा करते हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं? एग्जैक्टली यही हुआ है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि IMF बड़ा एक माइन्यूटली काम करता है, उसकी वर्किंग बड़ी शानदार होती है। हम अपने प्रोग्राम्स में, अपनी राइटिंग्स में कई दफ़ा ये चीज़ पॉइंट आउट कर चुके हैं कि इस दफ़ा का जो IMF की वर्किंग है वो इंतहाई उनकी वो अनरियलिस्टिक है। आप देख लीजिए, उसकी एग्जांपल ले लें, करंट अकाउंट खसारे की 50% ऑफ हो रहा है उसकी प्रोजेक्शन से पिछले माली साल में। ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती IMF जैसे इदारे के लिए। मैंने ज़राए से जब पूछा और उसके बाद फिर मेरे पास इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन भी इस चीज़ की आई कि IMF ने कहा कि ये हदफ है, ये आपने हासिल करना है, आप जैसे भी करें। दे वर नॉट बॉदर्ड कि इस स्टेज के ऊपर आप क्या करें। उनको पता कि इवेंचुअली इन्होंने हमारे पास आना और फिर मिनी बजट वाली वो जो सारी कहानी है वो चलेगी। इवन कि ये जो ऑटोमेटिक ऑटोनमस ग्रोथ की भी बात हो रही है कि आपकी इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी, इनका ख्याल है कि 13% अगर महंगाई की शरह रहे 13%, ठीक है, और आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 3.5% से ग्रो करे, उसके साथ आपकी जो दूसरी कुछ चीज़ें हैं रफली इनका 2-3 और इनके एस्टिमेट्स हैं कि GDP ग्रोथ इनकी जो है वो 3% रहे, तो तब जा, और ख़ास तौर पर जो इम्पोर्ट्स के ऊपर, इम्पोर्ट्स में जो टैक्सेस की जो ग्रोथ है तकरीबन 17% और रियल टर्म्स में, तो तब जाके ये जो ऑटोनमस ग्रोथ की भी बात हो रही है 1865 अरब रुपए की वो भी होगी। तो अगर इनमें से लेट्स से आपकी GDP ग्रोथ 3% से कम हो जाती है, महंगाई जो है वो हम के लिए तो अच्छी बात है, हम सब लोगों के लिए कि वो 13% ना हो जैसे आजकल 9.5% पे है, उससे कम हो जाती है, इंपोर्ट्स के ऊपर वो ग्रोथ नहीं होती, जो इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होती, तो ये फिर सारी चीजें जो 450 अरब और बढ़ जाएगा। अच्छा, अब जो 450 अरब रुपए का जो होल अब गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रही है कि गैप है, अब उसको फिल करने के लिए इस मौके पर कोई नया बजट नहीं आ रहा, कोई नए कानून साजी या ऑर्डिनेंस की भी ज़रा FBR ने कुछ तजावीज़ दी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं, फिलहाल आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से करें। तो दिस मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग ही टैक्स पेयर है उसके ऊपर ही बोझ पड़ने वाला है। क्या क्या इकदाम जो गवर्नमेंट या FBR ने सजेस्ट किए हैं जिसको अब प्राइम मिनिस्टर ने उस पर स्टैंप लगा दी है? देखिए, ये बड़ा हमने पिछले प्रोग्राम में बल्कि इस पे हमने कहा था कि जो हुकूमत है वो जो उन्हीं लोगों के पीछे जा रही है जो पहले कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं, तो इस पे हमारा ये इस पे ऑब्जेक्शन था कि कम से कम उनको तो छोड़ दें। अगर आपके पास ये कुछ ऐसा आपके पास एस्टिमेट्स हैं कि नहीं वो अपना टैक्स पूरा नहीं कर रहे या पूरा पे नहीं कर रहे, तो उसमें मजीद गुंजाइश और उनके पास ऑप्शन FBR के मौजूद है, वो ऑडिट जब करते हैं उनके पास ऑडिट कर सकते हैं, उनको शक है तो। अब उसमें जो प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने कामरान बोला, उन्होंने कहा जी कि जो टॉप 1% आपका जो परसेंटाइल है आपकी पॉपुलेशन का, जो वर्क फोर्स की बात लिखी, लफ्ज वहां पे वर्क फोर्स इस्तेमाल हुआ है, तो वर्क फोर्स में तो बिजनेस इंडिविजुअल ज्यादातर ये लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो टॉप 1% है उसकी जो एवरेज एनुअल इनकम है वो 1 करोड़ 32 लाख रुपए है।
जो टॉप 1% है, ठीक है, और इनका उनके एज पर जो रिटर्न जो फाइल करते उन्होंने हैं, फाइल किया, उनके पास जो डाटा है सारा, उन्होंने विद होल्डिंग का और परचेजेस का जो डाटा उठाया, तो एवरेज टॉप 1% जो पाकिस्तानी उसकी जो इनकम है वो 1,32,00,000 रुपए है। एफबीआर के ख्याल में इनको जो टैक्स पे करना चाहिए था वो तकरीबन 1700 अरब रुपया पे करना चाहिए था, बट उन्होंने पे किया है 500 अरब रुपया। तो उनके ख्याल में इन्होंने 1200 कुछ अरब रुपए की जो है वो टैक्स की चोरी की, ये एफबीआर का ख्याल है। यहाँ पे बड़े सवालात पैदा होते हैं कि आप कैसे डिटरमिन कर लिया कि ये चोरी है। क्या आपको पता है कि जो ये सारी उनकी जो आमदन थी वो टैक्सेबल थी, उसमें खर्च, क्योंकि जो बिजनेस इंडिविजुअल है उसने खर्चा भी तो करना है ना। क्या आपको पता है कि इसमें एग्रीकल्चर वाली इनकम टैक्स एग्जम्पशन कितनी इसमें शामिल है? क्या आपको फॉरेन रेमिटेंसेस का डाटा पता है कि उसका सोर्स क्या है? क्या आपको पता है कि जो फाइनल टैक्स रिजीम्स है, जैसे एक्सपोर्टर्स फाइनल टैक्स रिजीम में थे वो 1% टैक्स पे करते थे, अब उनका 29% हुआ है, उसकी क्या डिटेल्स हैं? वो सारी चीजें, सारे सवालात हैं। लेकिन एक प्लान है। अब वो जो आपने बात की कि इकदाम क्या करेंगे, कुछ चीजें बड़ी सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग नाज़रीन इसलिए हैं कि जो फाइलर है उसके कुछ राइट्स होते हैं और आप वो राइट्स उसके ले नहीं सकते, उनके नॉन फाइलर्स के भी राइट्स होते हैं। उसके ऊपर मैं भी एडवोकेट करूंगा कि नॉन फाइलर्स के जो राइट्स हैं उनसे ले लें, क्योंकि उसकी जो सजा है वो फाइलर्स को मिलती है अगर आप उनको राइट्स देते हैं। लेकिन अभी जो एफबीआर ने प्रपोज किया और जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी है, उसके तहत अगर आपकी सालाना आमदन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप इंटाइटल्ड हैं कि आपको गाड़ी खरीद सकते हैं। आप इसके अलावा इस चीज के इंटाइटल्ड हैं कि आप सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इंटाइटल्ड हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप इसके लिए इंटाइटल हैं कि अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपकी सालाना आमदन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अगर आपकी सालाना आमदन 1 करोड़ से कम है और आप फाइलर भी हैं तो आप इंटाइटल नहीं हैं कि आप गाड़ी खरीद सके अंटिल कि आप एक्सप्लेन करें कि जी ये जो हमारी आमदन है इस और ये जो हमारे पास पैसा है ये हमारा ही है और हम गाड़ी खरीद सकते हैं। आप फाइलर हैं, सालाना आमदन आपकी 1 करोड़ रुपए से कम है, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। और अगर आप एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और इसके साथ आप बैंक अकाउंट जो है वो तो आप खोल सकते हो, उसकी परमिशन है। इसमें जो एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग है, विच इन अ वे इसके दोनों साइड्स पे आर्गुमेंट हो सकते, होना चाहिए या नहीं, कि जो फाइलर भी है चाहे उसकी आमदन सालाना जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है या कम है, वो अपने बैंक अकाउंट से अपना ही डिपॉजिट किया हुआ कैश जो है वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा एक साल में वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है नाज़रीन, ये तो है फाइलर्स के लिए, उनके इनकम लेवल अगर करोड़ रुपए से ज्यादा या कम है व्हाटएवर। अब आ जाते हैं नॉन फाइलर्स के लिए, जिसके लिए हुकूमत जो काम करना चाह रही है, और हम भी चाहते हैं हुकूमत ये काम करे, हमारी पूरी सपोर्ट होगी इस चीज को, कि जो नॉन फाइलर है ना वो खरीद सकता है, ना वो प्लॉट खरीद सकता है, ना वो इन्वेस्ट कर सकता है सिक्योरिटीज में, और ना ही वो बैंक से अपना जो कैश है वो विड्रॉ कर सकता है। ये तजवीज इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन इसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कामरान, वो हुकूमत को लेना पड़ेंगी, उसके अलावा मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही पर एक और चीज वो भी बता दें, फिर हम उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, देन फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, अभी तो हम बात करते हैं फाइलर और नॉन फाइलर्स की, और यहाँ पे कारोबारी अफराद की अब हम बात कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है, सनतकार है और होलसेलर है, और उसका जो सालाना टर्नओवर है, उसकी जो सेल्स हैं तकरीबन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और वो रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर के साथ, तो क्या होगा? उसकी कौन कौन सी चीजें जो हैं वो, उसका जो बैंक अकाउंट है वो हुकूमत फ्रीज कर सकती है, अ गुड स्टेप। उसका जो उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच हुकूमत कर सकती है, और उसकी इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की पेनल्टीज हैं वो उसके ऊपर इम्पोज कर सकती है। और अगर वो ताजिर है, जो आजकल सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए सिर्फ 2 पनिशमेंट्स होंगी अगर वो अनरजिस्टर्ड है। नंबर 1, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, और उसके साथ उसके ऊपर एक पेनल्टी को। बट हर ताजिर नहीं, वो ताजिर जिसका सालाना जो टर्नओवर है कामरान वो 10 करोड़ से ज्यादा है। सनतकार का और होलसेलर का 25 करोड़ से ज्यादा हो तो उसके ऊपर एक्शन होगा, और ताजिर का 10 करोड़ से। तो ये जो नॉन फाइलर वाली चीज है इसके तो हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। फाइलर वाली जो बात है वो मुझे अभी इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी, सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर की तरफ से पेश किया गया जो नया प्लान है कि किस तरीके से जो टैक्स में इजाफा किया जाए, और कुछ हमने जिक्र किया कि कैसे इवन जो फाइलर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, और नॉन फाइलर्स के खिलाफ ऑफ कोर्स एक्शन लेना चाहिए। जो फाइलर्स की जहां तक बात है, डू यू थिंक कि जो इन बात है सबसे पहले कि इसको एग्जीक्यूट आप कैसे करेंगे? आई थिंक अदरवाइज भी अगर जो एग्जिस्टिंग भी मैकेनिज्म है, एक तो ये है कि आप वॉलंटरी फाइल करते हैं, मैं आप जो भी है
कि जो भी हमारी आमदन है, अखराजात हैं, हम फाइल कर देते हैं FBR को, और FBR उसको चाहे तो वो ऑडिट कर सकती है। तो ऑप्शन तो अभी भी उनके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एक टैक्स रिटर्न भरता हूं और उसमें आमदन भी शो करता हूं, अपने एसेट्स भी शो करता हूं, और FBR को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कि मैंने अपनी आमदन या तो कम दिखाई है या जो मेरे एसेट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं करते जितनी मेरी आमदन है। तो प्रोसेस तो अभी भी तो गवर्नमेंट FBR के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो उसको ऑडिट करें, और अगर मैं जस्टिफाई ना कर सकूं तो जो मेरी पेनल्टी बनी है मुझ पे आप दे दें। तो ये ब्लैंकेट किस्म का कि जी आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप जी किसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप मतलब ये करने से डू यू थिंक कि इसको एग्जीक्यूट करना क्या इतना आसान है? ये क्या सही अप्रोच है इनकी? देखिए, इसमें बड़े फ्लॉज हैं। ये जो इनका प्लान है, हम तो ऑन द फेस ऑफ इट इसलिए वेलकम करेंगे, लेट्स देम रोल इट आउट, और जब इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी देन विल सी कि क्या होता है या क्या नहीं होता है। नंबर 1, मेरी 1 करोड़ रुपए की सालाना आमदन नहीं है और मैं 2 करोड़ का घर लेना चाहता हूँ। हाउ कैन दे स्टॉप मी? मैं फाइलर हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ की मेरी आमदन है, उसमें मेरा खर्चा भी होगा, मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेता हूँ। मेरा भाई जो है मुझसे बाहर है, वो मुझे 2 करोड़ रुपया भेज देता है वहां से। गिफ्ट तो फैमिली दे सकती है ना, ठीक है, और मेरी एग्रीकल्चर इनकम है मेरे किसी रिलेटिव की, तो वो मुझे दे सकता है। हाउ कैन यू स्टॉप? अगर आप जस्टिफाई ना कर सके, जस्टिफाई, लेकिन ये क्यों, मुझे ये जस्टिफाई भी क्यों करना पड़े एट द टाइम ऑफ परचेज? व्हाई डोंट यू वेट कि आई फाइल माय रिटर्न, ठीक है, आप उस वक्त खोल लीजिए। बड़ा एक मशहूर केस था PTI के टाइम पे, एक कंपनी थी, उसका उनके बड़ी मशहूर कंपनी थी उसमें, और मैं उनका नाम नहीं लेता, तो उन्होंने एक शादी की गुजरांवाला में, और उसका बड़ा उन्होंने खर्चा किया, तो बड़ा शोर पड़ गया जी, बड़ा खर्चा कर देता है इन्होंने। FBI ने उसको टैक्स नोटिस दे दिया कि जी आपने शादी पे इतना खर्चा कैसे कर दिया। तो मैं गया, उस वक्त के जो मेंबर ऑपरेशंस थे FBR के, मैंने कहा टैक्स नोटिस क्यों दे, उन्हें खर्चा बड़ा किया। मैंने कहा सो व्हाट, मैंने कहा वो आपका फाइलर है? उनका जी फाइलर है। मैंने कहा व्हाई डिडंट यू वेट कि वो अपना सालाना गोशवारा जमा करवाए, उसमें अपना वो खर्चा दिखाए, अपनी आमदन दिखाए, तुम होते कौन है इसको टैक्स नोटिस देने वाले? तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच गलत है, नंबर 1। अब आ जाते हैं कि अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा है, वो चाहती है कि ये सारा जो एक ड्रामा लगा हुआ है, फाइलर भी अपना पूरा एसेट डिक्लेयर नहीं कर रहा, पूरा अपना जो आमदन है उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा, फाइलर भी, नॉन फाइलर तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो एक सिंपल काम क्यों नहीं करते खुदा के वास्ते ये लोग? वो सिंपल काम ये है कि कानून से नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दीजिए। एक ही चीज होती है, एक फाइलर है जो आपको टैक्स पे करता है, अपने ट्रांजैक्शंस के ऊपर निकल जाता है, और एक वो बंदा है जो आपके सिस्टम के अंदर नहीं है। आप जाइए उसको पकड़े और पकड़ उसको फाइलर बनवाएं। आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम नॉन फाइलर हो, तुम प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर लो, मुझे 15% विद होल्डिंग दो, फाइलर से मैं ले लूंगा 5%। ये लेकिन अब तो नॉन फाइलर्स के ऊपर भी इन्होंने ये कदम लगा दी है ना कि आप तो वो तो सिरे से नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो अपने बैंक अकाउंट से कैश नहीं विड्रॉ कर सकते, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ना। तो आप ये कदम लगा दें, ठीक करें, लेकिन दूसरी साइड पे आपने ये भी रखा हुआ है कि जो नॉन फाइलर है वो विद होल्डिंग टैक्स ज्यादा रेट के ऊपर देके अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो वहां से कानून से वो नॉन फाइलर तो लेट फाइलर की कैटेगरी चले फॉर अ व्हाइल मान ही लिया जाए, कोई भी अपनी खुशी से टैक्स नहीं देता, और आपको ज़ाहिर है कि आपकी हार्ड अर्न मनी है जो हमारी रियासत है इन रिटर्न कुछ देती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि अगर कुछ थोड़ा बहुत लोग टैक्स खुद से दे भी रहे हैं तो आप उनको इंसेंटिवाइज करें ताकि जो लोग नहीं है टैक्स नेट में उनको शामिल हो। आप उनको भी डरा रहे हैं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। दूसरा, अब जो इसमें क्रिटिकल सवाल है कि आपने कहा कि इवन के रिटेलर्स को भी, ताजरों को भी कोशिश कर रहे हैं अब एक और तरीके से टैक्स नेट में लाने की। आपको पता है कि बहुत पापड़ बेले हर गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने भी कोशिश की डिफरेंट तरीके से उनको टैक्स नेट में लाने की, मिनिमम वो टैक्स दे दें, हर दफ़ा ये आ जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। अब ये जो नया अब उसमें कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन ताजरों से टैक्स ले लें, डू यू थिंक ये एक्सेप्टेबल होगा इनके लिए? देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इतना कोई ताकत नहीं है इनमें, इतनी जरूरत नहीं है कि ताजरों के सामने खड़े हो जाए। हमने 3 उनको बता दी एग्जाम्पशन अभी इसी महीने में दी गई हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स उनसे मांगी नहीं है। फाइलर होगा, बैंक अकाउंट्स की डिटेल नहीं देगा, तो आप कैसे जाकर उसका अकाउंट फ्रीज करोगे? वो फाइलर होगा लेकिन अपने एहसासों की तफसीलात आपको नहीं देगा, आपने खुद अलाउ कर दिया। अब जो लेट फाइलर की इन्होंने कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई थी अभी बजट में कि लेट फाइलर वो होगा कि जो जिसने पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में अपना जो गोशवारा है सालाना वक्त पे जमा नहीं करवाया, जो कि 30 सितंबर की डेडलाइन अभी भी इस साल के लिए भी है। तो लेट्स से अगर वो 1 अक्टूबर को करवाता है, वो लेट फाइलर में आएगा और उसको लेट फाइलिंग का ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इस केस में भी
इन्होंने अभी इसी हफ्ते रूल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि वो जो लेट फाइलर है वो अपना मामूली सा जुर्माना देके वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आके फाइलर का स्टेटस ले सकता है। तो ये हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन एक जो प्लान इन्होंने दिया है प्राइम मिनिस्टर को, उसमें एक चीज अच्छी है, कोशिश है, माजी में अभी तक हो नहीं सका कि जो गुड्स हैं उसकी डिजिटल ट्रैकिंग, उसके लिए बड़ा इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस वाला सिस्टम भी करने की कोशिश की, नाकाम है अभी तक। ये मेरे सामने इनकी चीजें पड़ी जो खुद उन्होंने एडमिट किया अभी तक इनकी कितनी चीजें ट्रैकिंग में आई हैं, कितनी नहीं आई। और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल वाला, जो पॉइंट ऑफ सेल का आपको पता है कि इनिशिएटिव है कि उनके सिस्टम को लिंक करना है एफबीआर के सिस्टम के साथ, उसका अभी तक ये कामयाब नहीं है। 10,000 से ज्यादा लोग नहीं इंटीग्रेट हुए। उनकी मशीन्स को काउंट करें तो 29,000 हो जाती हैं, लेकिन जो ताजिर है, जो बड़ी कैटेगरी का ताजिर है, वो 10,000 से ज्यादा नहीं है पिछले 4-5 साल से। करोड़ों रुपया उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। पॉइंट ऑफ सेल के नाम पर एफबीआर आज भी हमसे 1 रुपया ले रहा है हर रसीद जो ताजिर इशू करता है या वो दुकानदार इशू करता है। अच्छा, अब इनका प्लान ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स ये चाह रहे हैं कि जो तकरीबन 48,000 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, 47.5 ट्रिलियन रुपीस की, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का तकरीबन ये कोई बनता है 38% समथिंग, इसको ये कह रहे हैं कि हम इसको पॉइंट ऑफ सेल से लिंक कर देंगे, जिसमें सबसे बड़ा ट्रांजैक्शंस तो ये ताजरों की हैं। फिर इसमें और जो सर्विसेज हैं नाज़रीन जो ये लिंक करना चाह रहे हैं वो प्राइवेट सर्विसेज हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और जो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू के ऑफिस हैं, देन रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, यूटिलिटीज़ है, माइनिंग है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, और ये जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हैं। इसके जरिए ये जो कह रहे हैं कि जो हमारा एक होल है जिसकी हमने बात की थी 450 अरब तो कम अज़ कम है ना, तो इसके जरिए ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। एक और चीज़ जो इस प्लान के अंदर है वो इसमें यह है कि इन्होंने कहा कि जो IRS के ऑफिसर्स में करप्शन का एक बहुत बड़ा एक इशू है, तो उन्होंने कहा जी हम इंसेंटिवाइज करेंगे कि लोग करप्शन ना करें। तो उसके लिए इन्होंने कहा जी कि एक मॉडल इनका पहले बनेगा लार्ज टैक्स ऑफिस कराची, जो एक ऑफिसर है जो ग्रेड 17 और 18 का खासतौर पर, वैसे तो ग्रेड 21 तक इन्होंने कहा है, उसको अगर जो भी उसकी एक मंथली सैलरी है उसकी 3 तनख्वाहों के बराबर उसको इजाफी तनख्वाह मिलेगी। और उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस गेज होगी वो 2 क्राइटेरिया के ऊपर होगी। नंबर 1 उसकी जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, करप्ट तो नहीं है, और नंबर 2 उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का वेट इन्होंने ज्यादा दिया, उसको 60% दिया, और ये एक सब्जेक्टिव है, कौन करेगा कैसे करेगा, ऑल्दो उसमें पीयर एक मैकेनिज्म इन्होंने दिया है, बट अगेन सब्जेक्टिविटी रहती है, और 40% क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर दिया हुआ है। तो लेट्स सी इसमें कोई डेवलपमेंट होती है, बट इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि आप कम अज कम इन ऑफिसर्स की जो सैलरीज हैं, अगर नाजरीन आप इनकी सैलरीज देखें, जो ग्रेड 17 का ऑफिसर है उसकी जो एवरेज सैलरी है वो 74,000 रुपया पर मंथ है। 74,000 रुपया कुछ नहीं है आज के दौर में। एक सिविल सर्विस एग्जाम्स है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। ग्रेड 18 वाला 95,000 रुपया ले रहा है, तो इनको एक गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करने की कोशिश तो कर रही है। प्लान ऑन द फेस ऑफ इट हम उसको कहते हैं अच्छा है। इसका जो एक्चुअल बेनिफिट होगा, क्या ये इंप्लीमेंट होगा, खास तौर पर नॉन फाइलर्स वाली कैटेगरी वाली साइड पे, फाइलर्स से वो दबाया जाता रहा है, आइंदा भी दबाया जाता रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, $100 अरब का कर्जा वापस करना है, कहां से करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते हुकूमत ने कौमी असम्बली को यह बताया कि अगले 4 सालों में पाकिस्तान को $100 अरब के जो कर्जे हैं वो वापस करने हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप ओवरऑल भी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें तो या पाकिस्तान के ओवरऑल अगर आप कर्जे भी देखें तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन शहबाज, इंपॉर्टेंटली ये जो नंबर है आपको हमेशा आता ही रहता है कि एनुअल जो हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या हमें जो रिक्वायरमेंट होती है 22 से 25 बिलियन डॉलर, तो आप ज़ाहिर 4 साल लगा लें तो ऑब्वियसली $100 बिलियन बनते हैं। तो इसमें रिवीलिंग क्या चीज़ है, ये तो एवरीबडी नोज। की क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास अगले 4 सालों में $100 अरब होंगे कि हम वापस कर पाएंगे। देखिए, इसमें रिवीलिंग चीज़ ये है कि वो जो $13 अरब का रफली कैश डिपॉजिट है हमारे पास, सऊदी अरब से $5 अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात से $3 अरब का, चाइना से $4 अरब का। इसमें एक नई एडिशन है, मेरा ख्याल था ये UAE का पैसा है, लेकिन ये पैसा है कुवैत का। कुवैत से भी हमने $700 मिलियन का कैश डिपॉजिट लिया हुआ है। तो ये सारा मिला के रफली $12.7 अरब बनता है, और उसको हुकूमत ने मल्टीप्लाई किया बाय 4, तो रफली कोई आपका 55 अरब रुपया, 55 अरब डॉलर्स, काश ये रुपया होता, 55 अरब डॉलर्स
ये है जो हुकूमत हर साल ये बनते हैं 4 साल के, और हुकूमत का प्लान ये कि हमने वापस नहीं करना। गवर्नमेंट का डेट रिटायर करने का कोई प्लान नहीं है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग थिंग। वाई कि कर्जा लिया जाता है आपकी जरूरत के लिए, और अगर कर्जा आपको फिर वापस करते हैं, फिर जरूरत पड़ती है अपने यहाँ कर्जा ले लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि हम ये कर्ज वापस ही नहीं कर पा रहे, और ये सिलसिला 2011 में शुरू होता है कैश डिपॉजिट लेने का, और वो उस वक्त $500 मिलियन था, फिर बढ़ते बढ़ते अब ये रफली $13 अरब पे पहुंच गया है। तो ऐसी सूरत हाल में होना ये है कि हर साल और साल के कई महीनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कोई भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब हैं अभी, और उसके बाद जो भी उनके बाद आते हैं या यही होते हैं हमें नहीं पता, तो वो एक चिट्ठी लिखा करेंगे हर कर्ज की मैच्योरिटी के ऊपर उस मुल्क के वज़ीर आज़म या सदर को या उनके जो प्रिंस हैं कि खुदारा हमें माफ़ कर दीजिए, हम फिर आपका कर्ज इस दफ़ा वापस नहीं कर पाएंगे और हमें 1 साल की तोसी दे दीजिए। तो ये, और फिर उसकी होती है पॉलिटिकल कॉस्ट। इस दफा आपको पता है कि जब कर्ज की रोल ओवर की बात हुई तो चीन ने आपसे बहुत सारी चीजें मनवाई हैं। अब हमने कल का प्रोग्राम बड़ी डिटेल में इसके ऊपर किया है। सऊदी अरेबिया ने भी आपसे पॉलिटिकल शराइत मनवाई हैं। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये है वो खतरनाक बात। $100 अरब शायद आपको बुरा ना लगे कि $25 अरब, हालांकि 25 भी बहुत ज्यादा। फिर एक और जो चीज इसमें खतरनाक है, $13 अरब तो ये हो गया कांस्टेंट, हर साल आएगा। फिर हर नए साल की आपकी जो जरूरत है उसमें एड अप होती है। तो ये आज आपका जो 25 है, ये कभी ये 15 होता था, उससे पहले कभी 9-10 होता था, ये अब 25 पे एवरेज पे चला गया है। तो ये 25 नहीं रहेगा। आज जो $100 अरब कह रहे हैं, जब हम 4 साल बाद इसको रिव्यू कर रहे होंगे तो ये शायद $125 अरब हो। तो दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड। और इसके ऊपर एक सवाल भी होता है। बेसिकली ये जो ब्रीफिंग थी ये नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को दी गई थी, और उसमें जब उनसे सवाल हुआ, गालिबन नफीसा शाह साहिबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अली परवेज मलिक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उनसे पूछा कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। उसको सवाल को वो गोल कर गए। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह हम पहले करते रहे फाइनेंसिंग उसी तरीके से वो है रोल ओवर्स, और इसका नुकसान ये दूसरा ये होगा कि नया कर्ज इनको उस तरीके से नहीं मिलेगा। और नाज़रीन, मोर इम्पोर्टेंटली हमने IMF का प्रोग्राम हम नेगोशिएट कर चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। 25 सितंबर को उसकी मंजूरी होने जा रही है IMF के बोर्ड से। होपफुली वो हो जाएगा, तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इसी हफ्ते नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि बावजूद IMF के प्रोग्राम करने के हमारे पास अभी भी $5 अरब का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है। ये वो गैप है जिसमें से $2 अरब इन्होंने इस साल उसको ब्रिज करना था, जिसके लिए पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट जो लोन है वो कामरान लिया हमने कितने पे 11% के ऊपर। और जब उनको वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई इसके ऊपर तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कमेटी को बताया, ऑल्दो ये इन कैमरा मीटिंग थी, ये वाला जो उसका पार्ट था, उन्होंने कहा जी कि हम ये ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा जी हम अभी इसको जो है वो पैसा हमने ले लिया है, उनसे कमिट करें सर, हम इसको हम उसकी डिस्बर्समेंट ना करवाएं। तो चूंकि हमने IMF को कमिटमेंट देना थी तो इस हद तक हम बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तो मतलब IMF को कमिटमेंट देने के लिए आपने एक महंगा कर्जा जो है कमिट कर लिया, बट डू यू थिंक कि ये ऑप्शन होता है कि बाद में आप वो उसको अवेल ना करें सिर्फ टू सेटिस्फाई द IMF? नहीं, मुझे अब इस चीज की फ्रेंकली समझ नहीं आ रही। एक तो अगर IMF ने एक फाइनेंसिंग गैप आपका डिटरमिन किया है, हो सकता है वो गैप गलत हो, क्योंकि ये जो झगड़ा होता है इसाक डार साहब के टाइम पे भी ये होता है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। IMF कहता था कि आपका फाइनेंसिंग गैप ज्यादा है, हम कहते थे कि हमारा फाइनेंसिंग गैप जो है वो कम है, और हम ठीक साबित होते, IMF गलत साबित होता था। हो सकता है इसी अप्रोच और इसी बैकग्राउंड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि IMF तो जान नहीं छोड़ रहा हमारी, हमें तो ये गैप फिल करवाएगा। तो उन्होंने लोन की टर्म शीट एक्सेप्ट करके IMF को बता दिया कि ये $600 मिलियन हमने ले लिया है। तो उसमें एक तो LNG सप्लाई के लिए $300 मिलियन, एक सिंडिकेट फाइनेंसिंग है जो उसकी एक दूसरी ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। तो हो सकता है एक इसमें अवेल कर लें, एक ना कर लें। बट हैविंग सेड दैट, आप पैसा लो या ना लो, नाज़रीन रेट जो है वो डिटरमिन हो चुका है, 11% है। एक डेस्परेट बारोवर के तौर पर एक जो लेंडर था, एक कमर्शियल बैंक यूरोप का, उससे एक हाईएस्ट रेट के ऊपर कर्ज लिया है। ये इंडिकेट करता है कि हम आज कहाँ खड़े हुए हैं। 25 सितंबर जब हम अगले हफ्ते प्रोग्राम कर रहे होंगे, तब तक IMF का जो लोन प्रोग्राम है वो होपफुली अप्रूव हो चुका होगा। और 26 सितंबर को आप अखबारात पढ़ेंगे कि कौम को मुबारक हो कि हमें IMF से प्रोग्राम मिल गया, अब कोई मसला नहीं, अब हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई ये सोचेगा ये जो $100 अरब 4 साल में वापस करना है, ये कैसे जमा हुआ? और इसी तरह अगर हम कर्जे लेकर मुबारकबादें देते रहे तो आज से 5 साल 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे? इसका किसी के पास कोई जवाब है, या बात सिर्फ मुबारकबाद तक ही रहेगी? यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात की। स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान आपको पता है कि उतार चढ़ाव आता रहा, हमने जंगें भी लड़ी, अदरवाइज भी दोनों मुल्कों के दरमियान ऑन एंड ऑफ जो कशीदगी है वो चलती रही। इवन अब भी अगर आप देखें तो ताल्लुकात में एक स्टेटस को है, एक जमूद है, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स के बावजूद एक चीज़ जो हमेशा आप कह सकते हैं कि स्टैंड अलोन रही, वो थी 1960 में जो दोनों मुल्कों के दरमियान वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी साइन करवाई थी कि जो 6 दरिया बहकर इंडिया से पाकिस्तान आते हैं कि किस तरीके से जो वाटर शेयरिंग एक एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान करवाया जाए। जंगों के बावजूद, टेंशन्स के बावजूद वो जो ट्रीटी है आज भी अपनी जगह पर कायम है और दोनों ममालिक बाय एंड लार्ज उस पर अमल दरामद करते रहे। ऑल दो लेटली हमने देखा कि कुछ ऐसे मंसूबे जो भारत ने अपनी साइड के ऊपर यानी कि मकबूजा कश्मीर में कुछ ऐसे डैम्स बनाने की कोशिश की उन दरियाओं के ऊपर जिस पर पाकिस्तान का हक है, तो वो मामला जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पर भी गया, बट ट्रीटी जो है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन शहबाज अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको पता है कि 2016 में उड़ी में एक फौजी कैंप पर हमला हुआ था भारत में। उसके बाद एक हफ्ते के बाद एक मीटिंग चेयर की थी नरेंद्र मोदी ने इसी इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और उसमें एक जुमला उन्होंने कहा था कि जो पानी और खून जो है वो साथ नहीं बह सकते। वो पहला इंडिकेशन था कि शायद भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। और अब 2016 और 2024 पिछले साल जनवरी में पहला उन्होंने एक नोटिस पाकिस्तान को भेजा कि हम जो गुज़श्ता 63 सालों में 64 सालों में जो भी हमारे तजुर्बात रहे हैं और इन 64 सालों के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, तो हमें इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है, ये चेंजेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने उस वक्त कोई ख़ास जवाब नहीं दिया था। पिछले महीने एक और नोटिस जो है भारत ने पाकिस्तान को भेजा है और वो ये कह रहे हैं कि इस ट्रीटी को रीविजिट किया जाए। और जो वजूहात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि इन 64 सालों में जो पॉपुलेशन है उनकी यानी कि पॉपुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्लाइमेट का जो फैक्टर है वो भी हमारे सामने आया है। फिर इंपॉर्टेंटली वो अब लिंक कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दी की वजह से जो सो कॉल्ड मुबैना तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं, उसकी वजह से भी इस ट्रीटी के ऊपर असर कर रहा है और इन वजूहात की बिना पर इस ट्रीटी को रीओपन करना चाहिए। कामरान देखें, वो कहा जाता है ना कि आइंदा जो जंगें हैं वो पानी के मसले के ऊपर होंगी। क्लाइमेट चेंज इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, एब्रप्ट बारिशें हो रही हैं, फ्लडिंग हो रही है, तो अगर तो ये चीज़ बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती कि वाकई एक नेचुरल इशू है और उसको दोबारा रीओपन करने की ज़रूरत है। आफ्टर 64 ईयर्स बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो बात समझ आती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने खुद बोला कि इसको एज ए पॉलिटिकल लेवरेज के तौर पर यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, इसमें अगर आप हमारे फ़ायदे के लिए बता सकें कि इसका प्रोसेस क्या है। लीगली उनका दूसरा नोटिस आ गया, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? क्या इसके बाद इंडिया जो है वो किसी आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान को लेके जा सकता है या यूनिलेटरली ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हुकाम है वो मशावरत तो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है परमानेंट वाटर कमिश्नर भी है, इंडस कमिश्नर्स भी हैं इंडिया पाकिस्तान के जो चीज़ों को देखते हैं। जो पाकिस्तान का इसके हवाले से मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का ये मानना है नंबर 1 कि आप यकतरफा तौर पर ना पाकिस्तान ना भारत कोई भी फरीक जो है इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि म्यूचुअली अगर आपने चेंजेस करनी है या उस ट्रीटी को ख़त्म करना है तो वो म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ होगा। एक तो चीज़ पाकिस्तान का ये मानना है। दूसरा, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो अगर किसी के भी फरीक के एतराज़ात हैं, मसलन भारत को कंसर्न्स हैं कि हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो पाकिस्तान का ये मानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, व्हिच इज अ कमीशन, जो वो इंडस जो कमिश्नर्स हैं कि जो वही मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है, वहां पर आपके डिस्कस कर सकते हैं। बट इस केस के अंदर इंडिया जो है अपेरेंटली चाहता है कि इस डील को रीओपन किया जाए। एक तो आपको पता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करवाई थी, जो असल तनाज़ा जो इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि आपको पता है कि जो 2006 में ये किशन गंगा वाला जो प्रोजेक्ट है ये जब सामने आया तो पाकिस्तान को एतराज़ था कि जो डिज़ाइन है उस प्रोजेक्ट का, उससे पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी है उससे महरूम हो जाएगा। जो बायलैटरल जो डिस्कशंस हुई इंडस वाटर कमिश्नर्स के लेवल पर, उस पर ये मामला सेटल नहीं हुआ। पाकिस्तान इसको ले गया हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। इंडिया ने क्वेश्चन किया कि ये उनका मैंडेट नहीं है इसके हवाले से डिटर्मिन करना, और उन्होंने उनकी प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया और बड़े तवील अरसे तक वहां पर स्टे ऑर्डर रहा। 2023 में
जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो इस मामले के ऊपर रूल कर सकते हैं। और वहां से असल में इंडिया को जो खलबली मचना शुरू हुई, क्योंकि वो समझते हैं कि जो थर्ड पार्टी जो रोल है वो अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं होना चाहिए। जो मेरी अपनी असेसमेंट है और जो मेरी पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात हुई, भारत रीनिगोशिएट करके जिस तरह कहता है कि अब कश्मीर है या बाकी इश्यूज हैं बायलैटरल हैं, अब इसको भी वो स्ट्रिक्टली बायलैटरल करना चाहता है और ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ करना चाहता है जहां पे वर्ल्ड बैंक या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट्स वगैरह ये सारे निकल जाएं, हम दोनों बैठकर आपस में मामलात को हल करें। अब उसमें जो वो हल नहीं कर पाते और उसमें ये हम नहीं कह रहे, खुद भारत के अंदर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वहां पे भी डिफरेंट वॉइसेस हैं। उनके कांग्रेस के जो आबी वजीर रहे कांग्रेस के ज़माने में, उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रीटी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बड़ी मुश्किलों से साइन हुई और इट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया कि ये बीजेपी की इतनी सियासी बसीरत नहीं है कि अगर आप इसको रीओपन करेंगे तो इसको आप फिर प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दरिया और नदियां होती हैं उनके अपने रास्ते होते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान लो रिपेरियन है, भारत से वो दरिया होकर के आते हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो भारत के अंदर भी जो सीनियर वॉइसेस हैं दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनको भी कंसर्न्स हैं कि अगर गिवन जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, अगर इस ट्रीटी को ओपन किया जाता है तो शायद हम एक और इस तरह का म्यूचुअली जो बेनिफिशियल जो अग्रीमेंट है वो ना कर सकें। और पाकिस्तान की भी यही कोशिश है कि जो भी भारत के अटेम्प्ट्स हैं उनको रेजिस्ट किया जाए एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जो भी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के या भारत के उनको एड्रेस किया जाए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।